आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ रीत सिद्ध कवि पर। ठीक है, रीत काल के। तो आप ये रीत सिद्ध कवि के बारे में आप देखिए। बिहारी 1606 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और 1663 ईस्वी में इनकी मृत्यु भी लोग मानते हैं। ठीक है, तो इनका जो जन्म हुआ था 1606 में हुआ था। बिहारी का जन्म 1606 के लगभग हुआ था। शुक्ल जी का अनुमान है कि वे 1663 तक विद्यमान रहे। ये शुक्ल जी के अनुसार है। ठीक है, बिहारी रीत काल के सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय कवि हैं। ये सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय कवि हैं। वे रीत काव्य के प्रतिनिधि कहे जा सकते हैं। उन्होंने काव्यांग निरूपण नहीं किया है वे, किंतु उनकी रचना में काव्य रीति रची बसी है। उनकी रचना में काव्य रीति रची बसी है। वे जयपुर के मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। वहाँ उनका काफ़ी सम्मान था। बिहारी के यश का आधार सतसई है। इतना कम लिखकर इतना अधिक यश कम साहित्यकारों को मिला होगा। बिहारी सतसई की लोकप्रियता का यह हाल है कि इनकी 50 टीकाएँ लिखी जा चुकी हैं और यह काम अभी बंद नहीं हुआ है। बिहारी मूलतः श्रृंगार रस के कवि हैं। यद्यपि उन्होंने भक्ति और नीति के भी मार्मिक दोहे रचे हुए हैं। भक्ति और नीति के भी मार्मिक दोहे रचे हैं। ठीक है, बिहारी के श्रृंगारी दोहों में सामंती जीवन का वैभव विलास ही चित्रित नहीं है। वे सामान्य गृहस्थ के दैनंदिनी जीवन के भी सरस चित्र खींचते हैं। देवर, भाभी, जेठ, ननद, सास, पड़ोसिन, वैद्य, ज्योतिषी, खेत, बाग, सरोवर सब के संदर्भ में श्रृंगार के चित्र खींचते हैं। बिहारी का विषय सीमित है, लेकिन आधार फलक सीमित नहीं है। श्रृंगार अन्य प्रकार के मनोविकारों से टकराता नहीं, इसलिए संकीर्ण लगता है। बिहारी बहुज्ञ थे। उन्होंने अपनी विस्तृत जानकारी का उपयोग अपनी रचनाओं में किया है। एकाध दोहों में उन्होंने सामंतों को ठीक मार्ग पर चलने या नीति के पालन का उपदेश भी दिया है। ठीक, बिहारी अनुभवों के विधान से भाव की व्यंजना में निपुण है। यह उनका प्रिय कौशल है। इसके लिए वे नायक नायिकाओं की चेष्टाओं का वर्णन निहायत सधे ढंग से करते हैं। इस बहुचर्चित दोहे में उनकी यह निपुणता देखी जा सकती है। हाँ, ये देखते हैं हम दोहा अब। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौंह करे भौहन हंसे दैन कहे नट जाए। ठीक है, वैसे आप लोग इसको पढ़े भी होंगे। आगे देखते हैं। लेकिन बिहारी जब काव्य रूढ़ियों की सहायता से वस्तु व्यंजना के लिए चमत्कार दिखाने लगते हैं, तब वे केशवदास के बहुत समान लगते हैं। ऐसे दोहों की अतिशयोक्ति मार्मिकता नहीं उत्पन्न कर पाती, अविश्वास या विनोद की वस्तु बन जाती है। बिहारी के एकाध दोहे ऐसे भी हैं जो उनके अनुरागी चित्त की सहज अभिव्यक्ति है या अनुरागी चित्त की गति। ठीक है, ये दोहा है। जैसे यह दोहा भी है। सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन हवे जात अजो बहे वा जमुना के तीर। अब लेकिन यह निरलंकृत बिहारी के यहाँ दुर्लभ है। वे मूलतः उस दरबारी विदग्धता के कवि हैं जो उस समय हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के साहित्य के सामांतरित कवियों के यहाँ मिलती है। ठीक है, तो जैसे फिर है देव का जन्म कब हुआ था। देव का जन्म हुआ था 1673 में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1767 में। अब देव का जन्म 1673 में हुआ। इनकी मृत्यु का समय 1767 के आसपास माना जाता है। ये अनेक आश्रयदाताओं के यहाँ रहे और उन्होंने उनकी रुचि के अनुकूल रचनाएं भी की। इनके रचे ग्रंथों की संख्या काफ़ी है। उनमें कुछ इस प्रकार है, जैसे भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, सुखसागर तरंग, अष्टयाम, प्रेम चंद्रिका और काव्य रसायन। ठीक है, अब है देव रीत काल के श्रेष्ठ कवियों में से हैं। इनकी तुलना बिहारी से की गई है। बिहारी बड़े की देव इसे लेकर हिंदी आलोचना में काफ़ी लिखा गया है। देव ने भी लक्षण ग्रंथ लिखे हैं।
अतः इन्हें भी रीतकाल के आचार्य कवियों को कोटि में रखा जा सकता है। किंतु देव मूलतः आचार्य नहीं, कवि ही थे। देव में मौलिक रचनाकार की प्रतिभा और सहृदयता प्रचुर मात्रा में थी। लोकप्रियता की दृष्टि से वे बिहारी से बहुत पीछे नहीं है। ये उस बिहारी से ये बहुत पीछे नहीं है। देव की काव्य भूमि के बाद जो है, ठीक है, बिहारी से कहीं अधिक व्यापक है। देव की काव्य भूमि बिहारी से कहीं अधिक व्यापक है। ठीक है, तो इसके जो अंडरलाइन हुए हैं लाइन में फिर से आपको दिखा देती हूँ। बिहारी अनुभवों के विधान से भाव की व्यंजना में निपुण है। ठीक है, इनका दोहा है बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए। ठीक, अब है वे मूलतः उस दरबारी विदग्धता के कवि हैं जो उस समय हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के साहित्य के समांतरित आश्रितों के कवियों के यहाँ मिलती है। समांतरितों कवियों के यहाँ मिलती है। ठीक है, और देव का जन्म हुआ था 1673 में, 1767 में। देव का जन्म हुआ था 1673 में, मृत्यु 1667 में। आश्रयदाताओं के यहाँ रहे और उन्होंने उनकी रुचि के अनुकूल रचनाएं भी की। इनकी रचना है भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, सुख सागर तरंग, अष्टयाम, प्रेम चंद्रिका और काव्य रसायन। देव ने भी लक्षण ग्रंथ लिखे हैं। देव में मौलिक रचनाकार की प्रतिभा और सहृदयता प्रचुर मात्रा में थी। ठीक है, बिहारी से कहीं अधिक व्यापक है। ठीक, मार्ग बिहारी से कहीं अधिक व्यापक है। उन्होंने प्रकृति के क्रियाकलाप को देखकर अनेक उत्तम रूपक बांधे हैं। जैसे इस कविता में है, दारिद्रुम पलना बिछमना न पल्लव के, और सुमन झिंगोला सोहे तन छवि भारी दे, पवन झुलावे के किकीर बहरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, पूरित पराग सो उतारो करे राई नून, कंज कली नाई का लतान सिर सारी दे, मदन महीप जुकु बालक बसंत ताही, प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दे। देव रीतकाल के ऐसे दुर्लभ कवि हैं जो रूढ़ियों की सहायता के बिना केवल स्थितियों की योजना से मार्मिकता पैदा करते हैं। इससे उनकी कविता में नाटकीयता आती है और जिन मनोविकारों या भावों का चित्रण किया जाता है वे साक्षात हो उठते हैं। इसलिए देव में उत्कृष्ट बिंब विधान पाया जाता है। जैसे इन पंक्तियों में बड़े बड़े नैनन सो आंसू भरी भरी ढरी, और गोरो गोरो मुख आज ओरो सो बिलानु जाते। देव काव्य कला के कुशल कवि हैं, किंतु चमत्कार या काव्य रूढ़ियों के आधार पर रचना करने की प्रवृत्ति उनमें बिहारी की अपेक्षा कम है। इसीलिए उनमें चमत्कार करने की अपेक्षा रमाने की प्रवृत्ति अधिक है। ठीक है, अगला है भूषण। भूषण के बारे में देखते हैं। भूषण में है, भूषण का जन्म कब हुआ था? 1613 ईस्वी में। ठीक है, 1613 से 1715। भूषण ने शिवाजी की तो प्रशंसा की ही है, छत्रसाल की भी की है। ये रीतकाल के दो प्रसिद्ध कवियों चिंतामणि और मतिराम के सगे भाई थे। ये चिंतामणि और मतिराम के सगे भाई थे। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण कहा है। फिर ये इसी नाम से प्रसिद्ध हुए। वास्तविक नाम कुछ और रहा होगा। ये वीर रस के कवि हैं। इन्होंने रीतकाल की परंपरा में एक अलंकार ग्रंथ शिवराज भूषण भी लिखा है। इनके जो अन्य ग्रंथ मिलते हैं वे हैं शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। रीतकालीन कविता का प्रधान स्वर श्रृंगार का है। भूषण का स्वर वीरता का, भूषण का स्वर वीरता का स्वर, इसलिए रीतकाल के विशिष्ट कवि हैं। लेकिन भूषण के महत्व पर विचार करते समय कुछ और बातों की ओर ध्यान भी जाता है। रीतकाल में कुछ अन्य कवियों ने भी वीरता की कविताएं लिखी हैं, किंतु उनको भूषण की प्रसिद्धि नहीं मिली। इसका प्रमुख कारण यह है कि काव्योत्कर्ष की दृष्टि से वे इस क्षेत्र में भूषण जैसे कवि नहीं हैं। भूषण ने अपनी काव्य पंक्तियों में अनेक ऐतिहासिक तथ्यों का उल्लेख किया है, जैसे अफजल खां का शिवाजी द्वारा मारा जाना, दारा की औरंगजेब द्वारा हत्या, सूरत पर शिवाजी का अधिकार, खजुआ का युद्ध, शिवाजी का औरंगजेब के दरबार में जाना। ठीक है,
अब भूषण ओज के कवि हैं, उनकी कविता में टंकार के साथ साथ झंकार भी सुनाई पड़ती है। वे कभी कभी व्यंग भी करते हैं। दारा की न दौरे हरार नहीं खजुबे की। उनके यहाँ जो थोड़ी बहुत भाषागत अव्यवस्था मिलती है उसका कारण उत्साह का अतिरेक हो सकता है। भूषण काव्य रीति में वीरता को ढालने वाले कवि हैं। उनके काव्य में श्लेष आदि का पूरा उपयोग मिलता है। भूषण ने अपनी कविताओं में मुस्लिम शासक औरंगजेब द्वारा हिंदुओं के धर्म परिवर्तन पर क्षोभ प्रकट किया है। शिवाजी की प्रशंसा करते हुए उन्होंने लिखा है, शिवा जो न होत तो सुनत होत सबकी। उनकी भाषा में अरबी फारसी के शब्द खुलकर प्रयुक्त हुए हैं। उनका एक प्रसिद्ध कवित्त इस प्रकार है, इंद्रजिमी जंभ पर बाड़ो शुवंभ पर, रावण सुदंभ पर रघुकुल राज है। पौन बारीवाह पर शंभु रतिनाह पर, ज्यों सहस्र बाहु पर राम द्विजराज है। दावा द्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर, भूषण बितुंड पर जैसे मृगराज है। तेज तम अंश पर कान्ह जिमि कंस पर, क्यों मलिक्ष वंश पर शेर शिवराज है। ठीक है, ऐसी कविता इनकी है। अब यहाँ जो है पहले इसमें मैं महत्वपूर्ण जो है उसको मैं बता देती हूँ, उसके बाद फिर जो है आगे चलूंगी मैं। ठीक है, अब जैसे बिहारी का जन्म कब हुआ था? बिहारी का जन्म 1606 ईस्वी में। ठीक है, तो और ये जो है शुक्ल जी का अनुमान है कि वे 1663 तक विद्यमान रहे, जीवित रहे। और वे रीत काव्य के प्रतिनिधि कवि कहे जा सकते हैं। और वे जयपुर के मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। और बिहारी का यश का आधार क्या था? सतसई था। बिहारी मूलतः श्रृंगार रस के कवि थे। बिहारी का विषय सीमित है लेकिन आधार फलक सीमित नहीं। श्रृंगार अन्य प्रकार के मनोविकारों से टकराता नहीं, इसलिए संकीर्ण लगता है। ठीक है, अब जो रूढ़ियों की सहायता के बिना केवल स्थितियों की योजना से मार्मिकता पैदा करते हैं। देव रीत काल के ऐसे दुर्लभ कवि थे। देव में उत्कृष्ट बिंब विधान पाया जाता है। उनमें चमत्कार करने की अपेक्षा रमाने की प्रवृत्ति अधिक है। भूषण ने शिवाजी की तो प्रशंसा की है, छत्रसाल की भी की है। दो प्रसिद्ध कवि हैं चिंतामणि और मतिराम के सगे भाई थे। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण कहा था। ये वीर रस के कवि थे। अलंकार ग्रंथ शिवराज भूषण भी लिखा है इन्होंने। शिवा बावनी और छत्रसाल दशक भी लिखे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कविता में टंकार के साथ साथ झंकार भी सुनाई पड़ता है। कविता में टंकार के साथ साथ झंकार भी सुनाई पड़ता है। और एक लाइन और है, भूषण ने अपनी काव्य पंक्तियों में अनेक ऐतिहासिक तथ्यों का उल्लेख भी किया है। ठीक है, आगे है कविताओं में मुस्लिम शासक औरंगजेब द्वारा हिंदुओं के धर्म परिवर्तन पर क्षोभ प्रकट किया गया है। उनकी भाषा में अरबी फारसी के शब्द खोलकर प्रयुक्त हुए हैं। ठीक, अब हम चलते हैं आगे, मतिराम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मतिराम का जन्म कब हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी वो आपको ऊपर ही दिखाई देगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। 1603-1701। ठीक है, मतिराम रीतकाल के प्रसिद्ध आचार्य कवि हैं। अनुमानतः इन्हें भी अपने भाई भूषण के समान दीर्घायु प्राप्त हुई थी। इनके ग्रंथों के नाम हैं छंदसार, रसराज, साहित्यसार, लक्षण श्रृंगार, ललित ललाम। रसराज और ललित ललाम इनके यश के आधार ग्रंथ हैं। मतिराम रीतकाल में भाषा की प्रवाहमयता और भाव की सहजता के प्रतिमान है। उनकी शैली इतनी सहज है कि उनकी कविता अन्य रीतकालीन कवियों से उनकी अलग लगती है। वे रीतकाल में व्याप्त चमत्कारिकता से लगभग अछूते रचनाकार हैं। उनकी भाव योजना बिल्कुल सीधी होती है। वे बात को घुमाकर कहने में विश्वास नहीं करते। वे काव्य रूढ़ियों का कम से कम प्रयोग करते हैं। लक्षण ग्रंथों के रचयिता होने के बावजूद उनके काव्य में अलंकृत पद योजना बहुत कम मिलती है। मतिराम असामान्य स्थितियों का गुम्फन नहीं करते। दैनंदिनीय जीवन की सामान्य स्थितियां कभी कभी विशिष्ट संदर्भ में किस प्रकार अलौकिक अनुभूति करा जाती हैं, इस ससीम रूप में जगत के खंड कभी कभी किस प्रकार हृदय में संयोजित होकर अखंड और असीम का अनुभव कराकर हमें सार्थक कर जाते हैं।
इसका पता मतिराम के अनेक पद्यों से लगता है। जैसे श्रृंगार के क्षेत्र में भक्त कवियों जैसी सहजता मतिराम की रचनाओं में मिल जाती है। रीतकाल में इस दृष्टि से उनके सहचर केवल पद्माकर हैं। उनकी काव्यगत सहजता का उदाहरण भी है। ठीक है। क्यों इन आँखिन सो निशंक हवें मोहन को तन पानिप पीजे। और नेक निहारे कलंक लगे यही गांव बसे कहू कैसे के जीजे। होत रहे मन यूं मतिराम कहूँ बन जाए बड़ो तप कीजे। और हुए बन माल ही लगिए अरु हवे मुरली अधरा रस पीजे। ठीक है। अब जो है इनका मतिराम का हो गया। अब आके हम पढ़ेंगे पद्माकर के बारे में। ठीक है। पद्माकर 1753 इनका जन्म डेट है और 1833 मृत्यु। ठीक है। पद्माकर का जन्म बांदा में हुआ था। रीतकाल के अत्यंत प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय कवि हैं। ये अनेक गुण ग्राहकों द्वारा सम्मानित किए गए। शुगरा, सितारा, जयपुर, ग्वालियर के दरबारों में इनका आदर हुआ। हिम्मत बहादुर जो बांदा और अवध के नवाबों के सेना अधिकारी थे के नाम पर इन्होंने हिम्मत बहादुर बिरदावली लिखी। इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ इस प्रकार है। जगत विनोद, पद्माभरण, प्रबोध, 50 राम रसायन, गंगा लहरी, जगत विनोद लक्षण ग्रंथ है। ये सब पद्माकर के हैं। ठीक है। पद्माकर भी मतिराम के समान भाषा और भाव की प्रवाहमयी सहजता के कारण लोकप्रिय हैं। किंतु पद्माकर की कविता श्रृंगार, भक्ति और वीरता तीनों भूमियों पर समान अधिकार के साथ रस का संचार करती है। विभिन्न भावों के अनुरूप भाषा को सहज तौर पर ढाल लेने में ये सिद्ध थे। ये पंडित रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में इनकी भाषा में वह अनेक रूपता है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए। भाषा की ऐसी अनेक रूपता गोस्वामी तुलसीदास जी में भी दिखाई पड़ती है। पद्माकर के काव्य में कहीं कहीं विदग्धता दिखाई पड़ती है। ठीक है। पद्माकर के काव्य में कहीं कहीं विदग्धता भी मिलती है, लेकिन वह केंद्रीय भाव में ढल जाती है। पद्माकर में बिहारी की तरह समुचित बाह्य चेष्टाओं की योजना द्वारा आंतरिक भाव को व्यंजित करने की प्रतिभा थी, किंतु इनमें चमत्कार प्रियता नहीं के बराबर मिलती है। इनकी वीर रस की कविताओं में भूषण की तरह ही वीरोचितोष तो है, किंतु भाषा व्यवस्थित बनी रहती है। पद्माकर की गंगा लहरी में एक शांत कामी चित्त की कातरता और गंगा के महात्म्य पर अटूट श्रद्धा दिखलाई पड़ती है। पद्माकर के काव्य में बुंदेलखंड की प्रकृति का सजीव चित्रण हुआ है। इनकी काव्य भाषा में अनुप्रासों की छटा देखते बनती है। बिहारी और पद्माकर को रीतकाल के दो छोर कहा जा सकता है। बिहारी रीतकाल के प्रारंभिक श्रेष्ठ कवि हैं तो पद्माकर अंतिम। यह कालावधि लगभग 200 वर्षों की है। पद्माकर के काव्य की विशेषता भावों को व्यंजित करने में समर्थ सजीव चित्र खींच देने में है। अब आगे हम देखेंगे कुछ सवैया है। फागुक भीर अभीरन में गही गोविंद लय गई भीतर गोरी। भाई करी मन की पद्माकर ऊपर नाय अबीर की झोरी। छीन पितंबर कम्मर ते सुबिदा दई मीड़ी कपोलन रोरी। नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर आइयो खेलन होरी। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे, ये पद्माकर का हो गया। अब हम पढ़ेंगे गंग के बारे में। ठीक है। गंग 16वीं सदी के कवि थे। गंग अकबर के दरबारी कवि थे, अतएव इनका समय 16वीं सदी रहा होगा। ये रहीम के मित्र थे। ये परम स्वाभिमानी रहे होंगे। गंग का व्यक्तित्व भारतीय साहित्य में अनुपम है। इन्हें किसी सामंत ने हाथी से कुचल कर मरवा डाला। इनका कोई ग्रंथ नहीं मिलता, लेकिन समकालीन और परवर्ती कवियों ने इनका नाम अत्यंत सम्मान से लिया है। कहा गया है कि तुलसी गंग दुओ भय कवियन के सरदार। इसी से कवि समाज के बीच इनके स्थान का अनुमान किया जा सकता है। इनकी जो कविताएं मिलती हैं वे प्रधानतः श्रृंगार रस की ही हैं। दरबार में थे ही ये, इसलिए उनके काव्य में विदग्धता भी थी। कुल मिलाकर अपनी रचना पद्धति से ये रीतकाल के ही कवि ठहरते हैं। गंग का एक कवित्व नीचे दिया जा रहा है जो कि हम पढ़ेंगे।
झुकत कृपान मैदान ज्यों उदूत भानु एकंते एक मानो सुषमा जरद की। कहे कभी गंग तेरे बल को बयारी लगे फूट गज घटा ज्यों सरद की। एते मान सोनित की नदियां उमड़ चली रही न निशानी कहु महिमे गरद की। और गौरी गए हो गिरपति गणपति गए हो गौरी गौरीपत गही पूछ लपकी बरद की। ठीक है, ये गंग कवि की कवित्त है जो हम अभी पढ़ रहे थे। आगे है, अब तक हमने काव्य रीति का ध्यान रखकर लिखने वाले उन कवियों पर विचार किया जिनमें से अधिकांश ने काव्यांग निरूपण को रचना का निमित्त बनाया है। अब हम उन कवियों पर विचार करेंगे जो भिन्न कोटि के हैं। ऊपर विवेचित कवियों की रीतबद्ध कहा जाता है, ऊपर विवेचित कवियों को रीतबद्ध कहा जाता है क्योंकि ये काव्य रीत को ध्यान में रखकर या उसी की सीमा में कविता करते हैं। जिन कवियों पर अब हम विचार करने जा रहे हैं उन्हें रीत मुक्त कवि कहा जाता है क्योंकि उन्होंने एक तो काव्यांग निरूपण को कविता का निमित्त नहीं बताया है और दूसरे इनके यहाँ वर्ण विषय को लेकर एक प्रकार की विह्वलता या तन्मयता पाई जाती है। ठीक है, जो आगे हम वीडियो बनाएंगे रीत मुक्त का उसके बारे में है। यहाँ आधुनिक मुहावरों में कहें तो ये कवि प्रतिष्ठान की उपेक्षा या विरोध करने वाले हैं। बोधा ठाकुर ने लोगन कवित्त कीबो खेल करी जाने हैं या घनानंद में लोग हैं लागी कवित्त बनावत मोह तो मेरे कवित्त बनावत लिखकर यही प्रकट किया। ठीक है, और रीतिवाद का विरोध रीत काल में होना ही था। घनानंद आलम बोधा ठाकुर आदि इसी प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे थे रीतबद्ध कवियों के बारे में और रीतबद्ध पर जो है वीडियो बना दिया गया है। ठीक है, तो ये पद्माकर का हम देख लेते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बांदा में हुआ था। हिम्मत बहादुर जो बांदा और अवध के नवाबों के सेना अधिकारी थे, हिम्मत बहादुर बिरदावली लिखी थी। ठीक है, और जगत विनोद पद्माभरण प्रबोध पचासा राम रसायन गंगा लहरी जगत विनोद इनके लक्षण ग्रंथ थे। पद्माकर की कविता श्रृंगार भक्ति और वीरता तीनों भूमियों पर समान अधिकार के साथ रस का संचार करती हैं। अब ये पंडित रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में है, इनकी भाषा में वह अनेक रूपता है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए। भाषा की ऐसी अनेक रूपता गोस्वामी तुलसीदास जी में भी दिखाई पड़ती है। ठीक है, ये जो है भाषा की एक रूपता तुलसीदास में भी दिखाई पड़ती है। पद्माकर के काव्य में बुंदेलखंड की प्रकृति का सजीव चित्रण हुआ है। बिहारी और पद्माकर को रीतकाल के दो छोर कहा जा सकता है। बिहारी रीतकाल के प्रारंभिक श्रेष्ठ कवि हैं तो पद्माकर अंतिम। यह कालावधि लगभग 200 वर्षों की है। ठीक है, 200 वर्षों की है। अब गंग कवि के बारे में है। अब गंग कवि के बारे में पढ़ेंगे। गंग अकबर के दरबारी कवि थे। ये रहीम के मित्र थे। इन्हें किसी सामंत ने हाथी से कुचलकर मरवा डाला था। तुलसी गंग दुओ भय कवियन के सरदार। ठीक है, प्रधानता श्रृंगार की ही है। अब रीतिबद्ध कहा जाता है। ठीक है, विवेचित कवियों को रीतिबद्ध कहा जाता है। काव्य रीति को ध्यान में रखकर या उसी की सीमा में कविता करते हैं तो उनको रीतिबद्ध कहा जाता है। ठीक, अब रीत मुक्त कवि कहा जाता है क्योंकि उन्होंने एक तो काव्यांग निरूपण को कविता का निमित्त नहीं बताया और दूसरे इनके यहाँ वर्ण विषय को लेकर एक प्रकार की विह्वलता या तन्मयता पाई जाती है। ये रीत मुक्त के बारे में है। अब जो है यही आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। कल मैं रीत मुक्त पर वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।